हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी प्लेटफॉर्म पे, जहां हम और आप मिलके वन ऑफ द लास्ट टाइम्स, आखिरी बार नहीं लेकिन वन ऑफ द लास्ट टाइम्स आरजेएस 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का एक और अंतिम प्रहार कर रहे हैं, जहां पे हम इस बात को देखने वाले हैं कि आपके लिए लोकल लॉज में और माइनर लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं। आज हम मोस्टली फोकस करेंगे माइनर लॉज और कुछ लोकल लॉज पे भी, और लोकल लॉज के लिए मैं आपको कल तक एक और बहुत प्रिसाइज पीडीएफ भेज दूंगा जहां पे आपको सारी के सारे रेफरेंस मटेरियल्स मिल जाएंगे। खैर, आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आज के सेशन को शुरू करूं, आज का सेशन बड़ा स्पेशल है, इसीलिए मैं दो इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस सेशन को देखने के बाद अगली बार मुझसे बात केवल तभी करेंगे जब वो प्रीलिम्स देके आ जाएंगे, क्योंकि आखिरी दिन हर कोई अपने माइंडसेट में रहना चाहता है। मैं आपको बस एग्जैक्टली यही बताना चाहता हूं। सेशन तो हम अभी स्टार्ट करेंगे ही। दो मेरी बातों का ध्यान रखना। पहला, अपनी प्रिपरेशन से पहले, यानी कि एग्जाम लिखने से पहले, वो एक दिन पहले हो, एक घंटा पहले हो या 15 घंटे पहले हो, आप जो कुछ भी करेंगे वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके पेपर में। वो आने वाले 2 घंटे आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। ये राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन और आप, ये बस आप दोनों के बीच का मैटर है। ना यहां पे प्रांजल सर है, ना कोई और सर है, ना ही कोई मैम है, और उसके साथ साथ ना ही कोई और एस्पिरेंट है। आप और आपके एग्जाम के बीच में कोई नहीं है, और इसीलिए आपका मेंटल पीस और एग्जाम का पीसफुल अटेम्प्ट ही ये तय करेगा कि आप जज बनेंगे नहीं। बीच में आपको कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको ये बोले कि मुझे तो सब कुछ आता है, तुमने क्या तैयारी करी है, आपसे 2 सवाल पूछे जिसके जवाब आपको नहीं पता है, ये सब आपका परफॉर्मेंस खराब करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं। अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत पीसफुल रखिए, अपने आप को ये मान के चलिए कि आपने तैयारी अच्छी की है। आईने में देखिए अपने चेहरे को और बोलिए कि इसी साल आप जज बन रहे हैं। बस इतनी बात आपके लिए काफी है एक अच्छे अटेम्प्ट को करने के लिए। बाकी बातें हम कल करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को हम शुरू कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। I hope all of you are absolutely well and absolutely fine. वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी तैयारी अभी हो जाती तो यहां नहीं बैठे होते। देखो, एक और बात मेरी सुन लो। आज के सेशन शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, आज तक तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी एग्जाम के अटेम्प्ट से पहले बोल दे कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है। बोला ही नहीं जा सकता, स्पेशली उन एग्जाम्स में जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों होता है। तो ये टफ एग्जाम्स होते हैं। पूरी तैयारी नहीं, अप्रोप्रिएट तैयारी होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस क्लास की पीडीएफ, ओ भाई साहब, वेरी नाइस। इस क्लास की पीडीएफ आपको जहां मिलने वाली है उसका नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। आज लेट नाइट को आपको 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिल जाएगी। 1000 एमसीक्यू में मैंने बोला ना, जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में सॉर्टिंग हो रही थी उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बस वही काम चल रहा था। हमारा जो ऑफर है वो भी चल रहा है। वैसे आपको इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है, यानी कि आपको लगता है कि आरजेएस के बाद आपको आगे भी कुछ तैयारी करनी है, मेन्स की या आपको इंटरव्यू की, या आप दूसरे स्टेट को भी अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ऑफर को वैलिड डिक्लेयर करके अपने आप को इसका बेनिफिशियरी बना सकते हैं। जुलाई 26 को यह ऑफर खत्म हो जाएगा। मेरा कोड प्रांजल सिंह यानी कि पीएस है। इस कोड से आपको 28,499 में 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, पूरी एप्लीकेशन का, सारे स्टेट्स की कवरेज। ठीक है, चलो शुरू करें। सर, अगर आईने में सामने वाला बोल पड़ा तो तुम समझ जाना कि साक्षात जो है बहुत सारी दुनिया, जो आपकी यूनिवर्स है, उसकी शक्तियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं कि तुम जो है क्या करो, तुम अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सर, कल क्लास नहीं होगी क्या? अरे कल भी क्लास है, क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने मना किया क्या? कल भी क्लास होगी। चलो, मास्टर जी को राम राम। राम राम भाई, राम राम। चलो सर, मुझे अब से डायरेक्ट आंसर नहीं पता, बट एमसीक्यू सही हो रहे हैं। बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? एमसीक्यू सही हो रहे हैं। सर, कल लास्ट डे है। देखो, लास्ट डे ना, मैं ये कहता हूं कि केवल एमसीक्यू सॉल्व करना चाहो कर लो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि दिन में एमसीक्यू सॉल्व कर लो। कल रात में अगर कुछ पढ़ने का मन हो, लेट नाइट तो कुछ करना ही नहीं है, कल रात को 6-7 बजे तक ना अपने आप को पीसफुल स्टेट में ले आना। आखिरी में सोने से पहले ना, जो खुद के लिखे नोट्स है, फिजिकल नोट्स नहीं, जो खुद के लिखे नोट्स है, उनको पलट पलट के पढ़ लेना, उतना काफी है। कोई अननेसेसरी प्रेशर, किसी अननेसेसरी आदमी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अंडर सेक्शन 19 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द अग्रीव्ड वुमन हैज द राइट टू आपका रिसाइड इन ओनली रेंटेड हाउस, ओनली गवर्नमेंट शेल्टर, शेयर्ड हाउस whether or not she has legal title, any place other than shared household। चलो भाई बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। वेरी गुड इवनिंग आर्यन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइज आर वेल। बहुत बढ़िया, चलो सही से बताते जाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस बस बस, कल तो मैं बात करूंगा यार, ऐसे कैसे बात नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर सी हम सबको पता है किसकी बात कर रहा है सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक महिला को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने की पूरी इजाजत है, अगर वो वहां पे लीगल टाइटल होल्ड नहीं करती है तो भी। लीगल टाइटल का मतलब क्या होता है? सेक्शन, अच्छा ये भी ध्यान कर लेना, डीवी एक्ट का सेक्शन नंबर 19 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो भाई उस महिला को रहने की पूरी आजादी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैन अ वुमन हु इज इन लिव इन रिलेशनशिप क्लेम रिलीफ अंडर डीवी एक्ट? चलो अब इसका जवाब दे दो। एक महिला जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेनिफिट ले सकती है?
है सर, नो ओनली लीगली वेडेड वाइफ कैन क्लेम, यस इफ शी प्रूव्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप सिमिलर टू मैरिज, यस बट ओनली फॉर मेंटेनेंस, नो सच प्रोविजन। अब बताओ, इसमें दिमाग लगाओ मुझे जल्दी से। आस्था जी, आई एम रियली सॉरी, आज ना क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है। हाँ, आज हिंदी में नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कर पाऊं, लेकिन मैं इसकी पीडीएफ कोशिश करूंगा कि हिंदी में दे पाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं विशाल भद्र जी, कोई बात नहीं, पीएम पर कॉल करूंगा, प्लीज रिसीव कर लेना। विशाल जी, अभी आज ये सेशन खत्म होने के बाद भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, रात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस यस, एक याद रखना, लिव इन रिलेशनशिप की जो महिला है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है अगर वो ये प्रूव कर दे कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप था। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, एज पर सेक्शन 2F। चलो बहुत बढ़िया, आगे। द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सबसे घिसा पिटा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो कौन से सेक्शन में अपॉइंट किए जाते हैं? 8, 9, 10, 7, क्या लगता है? ठीक है विशाल जी, असम जुडिशरी को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। जल्दी से बताओ भाई, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कहां आते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सबको पता है, सब एकदम श्योर है इस बात को लेकर। 1 मिनट को मैं दोबारा अपना वो खोल लूं, मेरा रिफ्रेश नहीं है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर, अरे यार, यस, ऑप्शन नंबर 8। अब मुझे जल्दी से बताओ, सेक्शन 8 होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में आता है ये भी बता दो। प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, किसी को आइडिया है? इफ यू गाइज कैन मेक अ वाइल्ड गेस, प्रोटेक्शन ऑर्डर किस में दिया जाता है? ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन से सेक्शन में आता है? जल्दी 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 जल्दी, कोई भी बता पाए। चलो ठीक है, तो मुझे खुद बताना, बाकी हम देख लेंगे। सेक्शन 8 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है, अ मैजिस्ट्रेट कैन पास प्रोटेक्शन, अच्छा ये तो अगला क्वेश्चन ही है। अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20 कौन से सेक्शन में होता है? वेरी गुड, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 18 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, असर्शन डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट अफेक्ट्स द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन बैंकिंग सिस्टम। अब बताओ, असर्शन रीजन है एनआई एक्ट से, और वो बोल रहा है कि सर अगर आप डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात करें तो वो क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि क्या एनआई एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे इसका जवाब दे दो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्या लगता है आपको? यस, अब देखो यहां पे पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। ठीक है ठीक है, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए सही होगा? देखो ध्यान से सुनना, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, मान गए क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक, यस, इसको यस कर देते हैं। इट अफेक्ट्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम, ये क्या करता है? ये जो बैंकिंग सिस्टम है इससे पब्लिक का जो वो है ट्रस्ट, उसको खत्म करता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मैं इसमें ना बहुत सारे लोग, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इसमें ऑप्शन नंबर ए टिक मार्क करता। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। सर अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस है तो जो ऑफेंस होता है, याद करना, क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा किसके अगेंस्ट होता है? स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट और उसकी एंटिटीज के अगेंस्ट। और इसीलिए स्टेट उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि स्टेट अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा तो पब्लिक ट्रस्ट क्या होने लग जाएगा? खत्म होने लग जाएगा। लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, लोग अपना प्रोटेक्शन खुद करेंगे। इसलिए स्टेट बोलता है कि ये मेरे अगेंस्ट ऑफेंस है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं समझ रहा हूं आपके पास एक दूसरा लॉजिक है कि भाई ये इसको सही से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये बात कहीं किताब में तो नहीं लिखी है, तो उस सिचुएशन में हम ये भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी, लेकिन मोस्ट एप्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली। यहां क्या लिया? ए ही लिया है। चलो, which of the following is not a valid defense under section 140 in a check dishonor case? सेक्शन नंबर 140 एनआई एक्ट में इसमें से कौन सी चीज एक वैलिड डिफेंस नहीं है? नॉट पूछा है, ध्यान रखना। द ड्रॉर फॉरगॉट अबाउट द बैलेंस, लो बैलेंस, द ड्रॉर थॉट द चेक वुड बी ऑनर्ड, द ड्रॉर हैड नो इंटेंशन टू चीट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन कौन सी चीजें एक वैलिड डिफेंस नहीं है? नॉट पूछ रहा है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, अगेंस्ट द इंडिविजुअल, लेकिन क्रिमिनल एक्ट जो होता है ना, यहां पे हमें असर्शन रीजन के हिसाब से मेजर करना है। तो अगर हमने असर्शन को ट्रू बोल दिया तो हमें बस ये बताना है कि क्या उस असर्शन वाली लाइन को प्रूफ करने के लिए रीजन वाली लाइन सही है, उस हिसाब से हमें देखना है। हमें बाहर का लॉजिक नहीं लगाना है। अगर हमने ये खुद में मान लिया है कि नहीं असर्शन सही है, तो बस ये बताओ कि नीचे वाली लाइन उसको जस्टिफाई कर रही है कि नहीं। असर्शन रीजन का सिंपल लॉजिक होता है। ठीक है, चलो जल्दी से
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। और भाई जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो यार। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट इज 15 डे, 1 मंथ, 30 डे, 6 मंथ। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए गाइस। कितना होगा? ठीक है ठीक है, समझ गया। ऑल ऑफ द अबव समझ गया। तो एक तो क्वेश्चन बहुत लेट रिफ्रेश होता है तो प्रॉब्लम बहुत होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस कम ऑन, बी 1 मंथ, 1 मंथ, यस हम सबको पता है 1 मंथ फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the maximum interim compensation court can award under section 143A? चलो भाई, मैक्सिमम इंटरिम कंपनसेशन कितना हो सकता है 143A के तहत? 10%, 15%, 20%, 50%? इवन इफ अ सिंगल पर्सन कैन आंसर मी, कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नहीं, तुम लोग अभी जवाब नहीं दे रहे हो, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वेट कर लेता हूं, कोई बात नहीं। कितना होता है भाई? समीर सी कह रहे हैं, प्रियांशु मीना 20%। हाँ वेरी गुड, 20%, हम सबको पता है, बेसिक सा सवाल है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। चलो अगला सवाल, मैक्सिमम फाइन अंडर सेक्शन 138 कैन बी। चलो भाई, मैक्सिमम फाइन सेक्शन नंबर 138 के अंदर कितना हो सकता है? इक्वल टू द चेक अमाउंट, ट्वाइस द चेक अमाउंट, फिक्स्ड एट 10,000, नो फाइन अलाउड। चलो ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ गया समझ गया, अभी क्वेश्चन आसान है, अभी तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ। ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, यस, ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस द चेक अमाउंट, करेक्ट बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ RRCA 2001 रेड विथ 2017 अमेंडमेंट? चलो भाई, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में तो नहीं बात कर रहा है ये। न्यू प्रीमाइसेस, टेनेंसी एग्रीमेंट फॉर 5 years, गाइडलाइंस बेस्ड ऑन दी रेंट पेड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। चलो भाई जल्दी से बताओ, कौन कौन सी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है इसमें से? कौन कौन सी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है? 70 लोग अभी लाइव हैं, लेकिन लाइक केवल 38 लोगों ने किया। ऐसे कैसे चलेगा? लाइक करो सबसे पहले जाके सेशन को। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा यहां पे सही ऑप्शन, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन कौन सी कैटेगरीज एग्जेम्प्टेड है? कम ऑन गाइस, सुष्मिता मिश्रा डी, डी, विजय लक्ष्मी बी, डी, यस इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो अगला सवाल। सेक्शन 143 सब क्लॉज 3 मैंडेट्स दैट कंप्लेंट शुड आइडियली बी कंप्लीटेड। ये बात कर रहा है एनआई एक्ट की। 1 year, 6 month, 90 days, 2 years। कितने कितने समय में कंप्लेंट होगी? एनआई एक्ट का क्वेश्चन है ये। चलो जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस। कितना दिन का समय दिया जाएगा भाई? 1 year, 1 year लिख रहा है सब लोग। अच्छा जी, 2 years लिख रहे हैं कुछ लोग, 6 months लिख रहे हैं कुछ लोग। यस करेक्ट, 6 months इज द करेक्ट ऑप्शन। एनआई एक्ट की बात कर रहा है भाई। ठीक है, वेरी गुड, 6 months। एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू कंक्लूड ट्रायल विद इन 6 months। सेक्शन नंबर तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख लिया था। इन विच कोर्ट मस्ट द चेक केस बी ट्राइड इफ चेक प्रेजेंटेड थ्रू कलेक्शन अकाउंट, वेयर द ड्रॉअर रिसाइड्स, वेयर द ड्रॉई बैंक इज, वेयर द पेइज बैंक ब्रांच इज, एनीवेयर इन इंडिया। चलो बताओ कौन से कोर्ट में होगा भाई ये मामला? क्या लगता है आप लोगों को, कौन से कोर्ट में चलेगा ये मामला? ठीक है, वेरी गुड। वेयर द ड्रॉअर रिसाइड्स कहां होगा भाई, कहां होगा? कौन से सेक्शन का होगा ये? 142, 142। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? यस वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वेयर द पेइज बैंक ब्रांच इज, वेयर द पेइज, सेक्शन नंबर 142 2A प्रोवाइड्स दिस। ठीक है, चलो very good. Under the Rajasthan Rent Control Act, the landlord may submit his reply affidavits and documents after serving copies of the same to on the petitioner within a period of not exceeding dash from the date of service notice। 7 day, 10 day, 14 day, 30 day, कितने दिन में देना होगा भाई? क्या लगता है आप लोगों को, कितने दिन में ये काम किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 7 days, 10 days। समीर जी को लग रहा है अभी तक A, B
और सी, तीनों जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 10 days, ऑप्शन नंबर बी 10 days, सी ए, इसका 10 days होगा। ठीक है, 10 days इसका सही जवाब होगा। चलो 10 days आगे। लैंडलॉर्ड में इंक्रीज द रेंट ऑफ द premises by an amount as agreed between the landlord and the tenant prior to the commencement of the work, and such increase in rent shall become effective from dash after the completion of work, 1 month, 3 month, 6 month, 1 year। चलो बताओ कब होगा ये, कितने समय में होगा ये भाई? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस यस यस, करेक्ट, 1 month इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से, बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल। टेनेंसी एग्रीमेंट शेल बी एग्जीक्यूटेड विद इन द पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017, 6 month, 1 year, 2 year, 3 year। जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये तो अभी आया ही नहीं क्वेश्चन तुम्हारे सामने, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कितना होगा? 1 year, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 1 year इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला सवाल। अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 148 कैन ऑर्डर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ, ये एनआई एक्ट के बारे में बात कर रहा है, 10% ऑफ चेक अमाउंट, 20% ऑफ चेक अमाउंट, 50% ऑफ फाइन, इंटायर फाइन। अपीलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 148 इसमें से क्या आदेशित कर सकती है? बताओ भाई, क्या आदेशित कर सकती है? क्या आदेशित कर सकती है? बी बी बी, करेक्ट, 20% ऑफ द चेक अमाउंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यस यस, करेक्ट, वेरी गुड। एनआई एक्ट तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ये अच्छी बात है। एनआई एक्ट के लगभग आपके सारे क्वेश्चन सही हैं। द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज, चलो जल्दी से बता दो, एनआई एक्ट में कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होती है 138 की? कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी सिविल कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर सेशंस कोर्ट। कहां चलता है मामला? अगर हमें ऑफेंसेस का टाइप पता है तो हमें यह भी पता है कि कहां चलेगा, है ना? एग्जैक्टली पता है हम लोगों को कहां चलता है ये। जल्दी से बताओ, पहला आंसर आते ही टिक मार के निकल जाऊंगा मैं। कोई भी नहीं है जवाब देने वाला, ये तो देखते ही। वैस करेक्ट, सुष्मिता जी का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे देख के ऐसा लग रहा है। एटलीस्ट मतलब सुष्मिता जी आप हमारे रेगुलर लर्नर है कि आज की क्लास में आए? क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कुछ पिछली क्लासेस में भी शायद देखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। असर्शन रीजन आ गया। अ पर्सन हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो एंड हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड अंडर द सेम एक्ट अट्रैक्ट्स एग्रावेटेड पनिशमेंट। रिपीट ऑफेंडर्स अंडर पॉक्सो एक्ट रिसीव्स स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज। अब मुझे जल्दी से बताओ, असर्शन और रीजन में क्या सही होगा? दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही है, एक उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या एक गलत है, एक दूसरा सही है? क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। नवनीता जी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ पूरा है। मैं आप आसाम वालों के लिए कोई सेशन नहीं ले पाया लास्ट मोमेंट पे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई आसाम जुडिशरी वाला यहाँ पे है, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत पेशेंटली क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से जाके सोइए, साउंड स्लीप लेके पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। जिस पे भी मानते हैं, दुआ कीजिएगा कि पेपर ऐसा आए कि आपके लिए वो सबसे बेहतर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ये बात आप और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर बेसिक ही आएगा। बस ये है कि जीके वीके थोड़ा घुमा देता है, नर्वस कर देता है, तो जो एरिया सबसे पहले आता हो उसको पहले करना। पेपर लेंदी बिल्कुल नहीं होगा, टाइम सफिशिएंट बचेगा। कम से कम आपके पास हाथ में 15 मिनट 18 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे। उस 15-18 मिनट में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सेक्शन हो उसको डील कर लीजिएगा। बस इतनी बात ध्यान रखिए, पेपर आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो ए करेक्ट बात है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट? सेक्शन नंबर 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के हिसाब से इसमें से कौन सी बात सही है? इट अलाउज रिलीज ओनली ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ लाइफ इंप्रिजनमेंट। इट इज एप्लीकेबल इवन फॉर दोज प्रीवियसली कन्विक्टेड। इट अलाउज रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। इट रिक्वायर्स मैंडेटरी सुपरविजन बाय प्रोबेशन ऑफिसर। अब इसमें से दो ऑप्शन तो तुम्हें पता है कि गलत ही है, लेकिन दो ऑप्शन जो सही है उसमें से सेक्शन नंबर कौन सा किसके बारे में बात करता है? बता दो भाई, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स में। बिल्कुल बिल्कुल नवनीता जी, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी जाइए, आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आज तो वैसे भी यहाँ माइनर चल रहा है, आपके एजेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। आराम से जाइए, सोइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल आपके पेपर सॉल्विंग में मिलते हैं। ठीक है, और नवनीता जी मुझे पेपर होते ही मुझे पेपर भेज दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर, यस वेरी गुड। अब इसमें कैसे तुम ए ऑप्शन सही कर रहे हो?
दुग्गा दुग्गा, गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड नाइट। दुग्गा दुग्गा का मतलब मैं भूल गया, आपने मुझे बताया था, मुझे याद है। चलो ऑप्शन नंबर सी, इट अलाउज रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, ठीक है, वेरी गुड। ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, करेक्ट है। अगला, चलो भाई मैच द फॉलोइंग करनी है, एक्साइज एक्ट से सवाल है, ठीक है, एक्साइज एक्ट से सवाल है और मैच द फॉलोइंग करनी है। सेक्शन नंबर 39, 40, 41, 42, रिकवरी ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, मेजर एंड टेस्टिंग, रूल्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, रूल्स बाय एक्साइज कमिश्नर। चलो बताओ भाई यहां पे क्या सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी 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 से बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी लग रहा है सबको। अच्छा जी, दोबारा दिमाग लगाओ। अगर सी लग रहा है तो तुम्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। कम ऑन गाइस क्विकली। ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, A2, B3, C1, D4। आर यू गाइस श्योर? इसका सही जवाब यहां पे लिया हुआ है A2, B1, C3, D4। A2, B1, C3, D4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यस यस, करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला सवाल। स्टेटमेंट, एक्साइज रेवेन्यू मे बी रिकवर्ड एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक्साइज कमिश्नर में मैनेज अ ग्रांट एट द डिफॉल्टर्स रिस्क। बोथ 1 and 2 and correct, only 1 is correct, only 2 is correct, neither 1 nor 2 is correct। ए तुक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुक्का लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन नहीं है, इसलिए थोड़ा दिमाग से ना याद रखना, स्टेटमेंट के क्वेश्चन और असर्शन रीजन के क्वेश्चन में फर्क होता है। ये मत लॉजिक लगा देना यहां पे कि दोनों सही है लेकिन एक एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो ऑप्शन बी सही होगा। जल्दी बताइए। करेक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, एब्सोल्युटली। अगला, हु हैज द पावर टू रेगुलेट द बॉटलिंग ऑफ लिकर अंडर एक्साइज एक्ट। एक्साइज एक्ट के तहत अगर बॉटलिंग ऑफ लिकर है तो कौन कंट्रोल करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज इंस्पेक्टर। कौन कंट्रोल करता है बॉटलिंग? ठीक है, वेरी गुड। ओनली 1 इज करेक्ट, किसको लग रहा है भाई? अच्छा, ये अगले वाले का जवाब दे रहे हो। कौन कंट्रोल करता है बॉटलिंग? सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अमन चौहान जी, क्या क्या छूट गया है सिलेबस में? अभी अगर नहीं हुआ है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक्साइज कमिश्नर इसका सही ऑप्शन होगा। जो पढ़ लिया है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और अगर कुछ लगता है बहुत ही मेजर छूट गया जैसे माइनर और स्पेशल लॉज, उसको कर लो। इस वक्त मेजर पे मत कूदना कि अगर सीपीसी छूट गया तो सीपीसी एक रात में कर लूं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं होता यार, एक्साइज कमिश्नर होता है। कौन बोल रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर? सेक्शन भी देख लो, 42A4, ठीक है। चलो अगला सवाल। Assertion reason, probation officers under the act are public servants. They are mentioned under section 21 IPC by virtue of section 15 of the act. Both A and R true and R is the correct explanation. A is true, R is false, A is false, R is true. Both A and R false. भैया ये बताओ मुझे कि probation officers जो होते हैं वो public servant होते हैं। ये probation of offenders act में है कि नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या probation officer को एक public servant माना जाएगा? जवाब दे दीजिए। क्या लगता है आपको? जल्दी 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 गाइस, क्विकली। नो, नो किसको लगा भाई? यस, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 100%। सेक्शन 15 डीम्स प्रोबेशन ऑफिसर एज पब्लिक सर्वेंट्स अंडर आईपीसी। साफ साफ ये बात लिखी हुई है ना? यस यस, ऑप्शन नंबर ए, both A and R true and R is the correct explanation of A. Section number अगला सवाल। Section 12 removes all disqualification attached to a conviction. A person released under Section 4 cannot be disqualified even if later sentenced. ये भी उसी का एक्ट है, Probation of Offenders Act का क्वेश्चन है। बताओ भाई क्या लगता है आपको? Yes, come on, try. नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए कौन बोल रहा है यार? सेक्शन नंबर 12 रिमूव्स ऑल डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड टू कन्विक्शन। अ पर्सन रिलीज्ड अंडर सेक्शन 4 कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इवन इफ लेटर सेंटेंस। अगर कोई व्यक्ति प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर में निकलता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाती है, लेकिन अगर उसने उसके बाद दोबारा कोई डिस्क्वालिफिकेशन वाला काम कर दिया तो थोड़ा ना हटाएंगे। तो भाई ए तो ट्रू है, ये फॉल्स है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगला सवाल।
The court may release a first-time offender guilty of theft under Section 379 of the IPC after due admonition. The Probation of Offenders Act 1958 allows release without punishment in petty offences with no previous conviction. अब मुझे जल्दी से बताओ assertion reason में क्या ये दोनों बातें सही हैं? ठीक है, क्या ये दोनों बातें सही हैं? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा अगर आप वो करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. चलो जल्दी. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. जी हां, यहां पे थेफ्ट का जिक्र किया गया है. इसका क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी पूछा था. और उसके साथ ही साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 ये भी अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, पेटी ऑफेंसेस में बिना प्रीवियस कन्विक्शन के छोड़ सकते हो. यस सपना जी, मैं अभी तक हिंदी करवा रहा था लेकिन आज मैं हिंदी नहीं ला पाया. आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए. और हिंदी में ना अब जस्ट डबल टाइम लगता है हिंदी में क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए. चलो. Assertion: If a child is proved later not to be a minor, the special court earlier decision stands invalid. ये पॉक्सो के बारे में बात कर रहा है. Age determination must be absolutely accurate. अब जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में पॉक्सो एक्ट में अगर एक चिल्ड्रन कोर्ट को ये पता चले, स्पेशल कोर्ट को ये बात पता चले कि सर एक बच्चा जो था वो माइनर नहीं था, तो सिचुएशन में क्या किया जाएगा? पॉक्सो का क्वेश्चन है. क्या किया जाएगा? बी बी बी. A is false. If a child is proved later not to be a minor, the special court's earlier decision stands invalid. भाई अगर तुमने कोई पॉक्सो में किसी बच्चे को कोई बेनिफिट दिया है और तुम्हें बाद में पता चला कि वो जो था वो व्यक्ति बच्चा नहीं था, अच्छा सॉरी ये जे का है जे का है, सॉरी माय बैड. जल्दी बताओ. नहीं. ऑप्शन नंबर बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नहीं जी नहीं. ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू. भाई यही तो होता है. सेक्शन नंबर 34 सब क्लॉज 3. यस. अच्छा नहीं, बी होगा. ए इज फॉल्स. ठीक है, अच्छा मैं उसको वहां लेके जा रहा था. ठीक है करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. करेक्ट. हिंदी में भी बोल दीजिए. चलो मैं अगला क्वेश्चन हिंदी से बोलना शुरू करता हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्पेशल कोर्ट्स अंडर द एक्ट? अब भाई मुझे जल्दी से बता दो कि जो स्पेशल कोर्ट होती है ना, मैं स्पेशल कोर्ट हिंदी में भूल गया, तो उसके बारे में बेसिकली कौन सी बात सही नहीं है, गलत है. ठीक है. दे आर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस. दे मस्ट बी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड केसेस ओनली. द कोर्ट्स डेजिग्नेटेड अंडर द other children protection laws may be deemed special courts. They can try other offenses charged under the same trial as per CRPC. Special courts के बारे में कौन सी बात गलत है? जल्दी से बता दो. Special courts के बारे में कौन सी बात गलत है? कहां से, कैसे, कौन सा लॉजिक लगाया तुमने? अब देखो यहां पे कुछ लोग ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं. दे आर डेजिग्नेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. यस, दे मस्ट बी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड. ये कहां लिखा है कि कौन सी कहां लिखा हुआ है बेयर एक्ट में कि एक न्यूली डेजिग्नेटेड कोर्ट ही होनी चाहिए? भाई किसी दूसरी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई कोर्ट को उसकी तरह ट्रीट किया जा सकता है. दे कैन ट्राई ऑफेंसेस चार्ज इन सेम. यस, उनको वो जो आपकी कोर्ट्स हैं वो दूसरा भी ट्राई कर सकती हैं. लेकिन ये बात हमें 28 सब क्लास 1 में देखने को मिलती है ना. लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो नई स्टैब्लिश्ड कोर्ट ही होनी चाहिए. लिखा हुआ है कि अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट स्टैब्लिश नहीं है तब एक नई कोर्ट को स्टैब्लिश किया जा सकता है. यस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा भाई. चलो अगला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर द एक्ट? चलो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता दो. मस्ट हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर CRPC, अपॉइंटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट. बताओ भाई क्या लगता है? पॉक्सो के बारे में पूछ रहा है ये, अगर किसी को डाउट है तो. पॉक्सो के तहत जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके बारे में क्या क्या बातें सही हैं? यस यस यस, कौन कौन सी बातें सही है? वेरी गुड सुष्मिता, वेरी गुड. आप लोग को एक बार कंपीट करना पड़ेगा सुष्मिता जी के साथ, क्योंकि सबसे पहले जवाब आ रहा है और सही जवाब आ रहा है.
यस, ऑप्शन नंबर बी ओनली 3 and 4। सर वो डीम टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अपॉइंटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफेंस अंडर द एक्ट है। ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, ये 10 years ऑफ एक्सपीरियंस में थोड़ा सा वो खो गया कि तुमने सीआरपीसी को रेफरेंस में ले लिया, लेकिन सीआरपीसी के बारे में बात नहीं है, क्योंकि उसको केवल 7 year का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैं जब पॉक्सो पढ़ा रहा था तो मैंने ये बात हाईलाइट भी करी थी कि जो दूसरा पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं, उसमें 10 साल चाहिए होता है, इसमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो अगला, Which of the following is or are true about aggravated penetrative sexual assault under section 5 of the POCSO Act? चलो भाई, POCSO Act के तहत सेक्शन 5 में जो aggravated penetrative sexual assault दिया हुआ है, उसमें से कौन सी बात क्या पूछ रहा है? सर ट्रू है, सही है। If committed by a police officer in the station premises, if it is causes the child's death, if it is committed on a child's below 12 year, if it causes physical incapacity। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से? क्या लगता है आप लोगों को? What do you guys think? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 गलत। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि भाई अगर कभी भी कोई व्यक्ति, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो कि ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड करता है वो बच्चे के साथ करे, एग्रावेटेड है। अगर उस बच्चे की डेथ हो जाए, एग्रावेटेड है। बच्चे की उम्र 12 साल से कम है, एग्रावेटेड है। इवन इन फैक्ट अगर उस बच्चे को कोई फिजिकल इनकैपेसिटी हो जाए तब तो वो एग्रावेटेड बनी जाएगा ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 and 4। यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो ओके, आई एम सो सॉरी। चलो अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो। सेक्सुअल असॉल्ट आपका रिक्वायर्स पेनिट्रेशन, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स स्टॉकिंग वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूड्स रिपीटेड ऑफेंसेस। इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? हैप्पी विजय दिवस, आपको भी हैप्पी विजय दिवस, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी विजय दिवस। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होने लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 लग रहा है आपको? एक बार दोबारा सोच लो, एक बार दोबारा सोच के देखो। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी लग रहा है 2 and 3। ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड। मैं यही जानना चाहता था। देखो, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में रिपीट ऑफेंडर्स आएंगे, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड स्टॉकिंग आता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर हमने दो टाइप के ऑफेंसेस देख रखे हैं, एक सेक्सुअल असॉल्ट, एक पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेशन भी हो। यस, जिसको भी डी लगा गलत लगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी गुड। चलो अगला सवाल, अंडर सेक्शन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल। सर इसमें से सेक्शन 15 में कौन कौन सी बातें पनिशेबल है? पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर कमर्शियल यूज, पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी बट रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज, पोजेसिंग पोर्नोग्राफी विदाउट इंटेंट टू शेयर। 1 1 and 2, 1 and 3, 1 2 3। दर्शन जी वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे अभी तक हुई नहीं है, अच्छा हाँ हो गई है, मतलब अभी थोड़ा सा टाइम है, बट कोई बात नहीं। माई गुड डे वॉज वेरी गुड, आई होप आपका दिन भी अच्छा हो। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस, क्वेश्चन सही से पढ़ना। 1 and 3 यहां बट लिखा हुआ है, बट रिपोर्टिंग टू अथॉरिटीज, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऐसा एडल्ट कंटेंट यूज करते हैं लेकिन आप उसको रिपोर्ट करने जाते हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी रखते हैं तो भी क्या माना जाएगा? वो एक गलत वो एक्ट माना जाएगा। एब्सोल्युटली गाइस, परफेक्ट। चलो भाई, assertion under the sexual harassment of women at workplace act 2013, the internal committee must include at least one external member from an NGO or association to ensure impartiality and experience the in addressing sexual harassment. Option number A, both A and R, 2 and R is the correct explanation of A। ये बात हमें पता है भाई, ये पॉश एक्ट से सवाल है। ठीक है, पॉश एक्ट से जुड़ा हुआ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पिछले 2-3 महीने में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पॉश, तो हो सकता है। सर वी नीड 1000 MCQ क्लास अगेन। अरे भाई, अगर आखिरी दिन में तुम्हें उतना ओवर बर्डन दे दूंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इतना तुम्हें लोड की जरूरत नहीं है। थैंक यू मटर पनीर जी, थैंक यू। यस, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, बोथ A and R, 2 and R is the correct explanation of A। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट मैच द फॉलोइंग है। इंटरनल कमिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लोकल कमिटी एम्प्लॉयर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीनियर वुमेन एम्प्लॉय, नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब आपको कॉन्स्टिट्यूटिंग अथॉरिटी और वो जो कमिटी है उसका मैच द फॉलोइंग करना है पॉश एक्ट के तहत। चलो जल्दी से इसको करो और मुझे बताओ।
क्या होगा भाई? हाँ, मतलब मैंने उस क्वेश्चन में आपके लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि टाइटल में लिखा रहता है कि भाई आप इसको रेफरेंस में बताइए अंडर पॉक्सो। ठीक है, क्लास कब तक चलेगी विजय लक्ष्मी जी? क्लास चलने में तो टाइम है, अभी क्लास तो चलेगी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम हैं स्लाइड नंबर 64 में, अभी तो काफी स्लाइड्स है अपने पास। चलो जल्दी से इसका मैच द फॉलोइंग करो। नहीं नहीं, आपका रुबीना जी अगर आप टाइम ले सकते हैं ना तो आप अब इस वक्त केवल अपने खुद के नोट्स वगैरह रिवाइज कीजिए। अब आप बहुत ज्यादा एमसीक्यू पे दिमाग मत लगाइए, ठीक है? मेरे ख्याल से उतने से आपका काम हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ भाई। यस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A2B1C3D4। ठीक है, A2B1C3D4। ठीक है, चलो लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन था वही यहां पे भी है। Which of the following are duties of an employer under sexual harassment of women at workplace? Organize workshops and awareness, display order constituting ICC, inform the district officer of complaint, provide compensation to the accused। चलो बताओ भाई यहां पे क्या क्या चीजें हैं पॉश एक्ट के तहत? यूजी जी ऑल द वेरी बेस्ट, मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, इनफैक्ट आप सभी के साथ हैं। जस्ट ट्रैवल सेफ, पीस ऑफ माइंड के साथ जाना और पीस ऑफ माइंड के साथ आना, एवरीथिंग विल बी गुड। ठीक है, चलो बेयर एक्ट को चाहो तो पलट लेना एक बार, इंडेक्सेस, बेयर एक्ट के इंडेक्सेस को रिपीट कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको पलट लेना, आंखों के सामने से खुद के लिखे हुए नोट्स को एक बार पलट लेना, उतना काफी है। चाहो तो एमसीक्यू लगा लेना, लेकिन रात में मत करना, दिन में करके खत्म कर देना। ठीक है, चलो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। मुझे पता था ये गड़बड़ करोगे तुम, मुझे 100% पता था कि तुम गड़बड़ करोगे मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं पॉश एक्ट की, इसका आंसर भी दिखा देता हूं तुम्हें। जब हम बात करते हैं पॉश एक्ट की तो केवल 1 2 3, हाँ भाई वर्कशॉप अवेयरनेस करनी है सर, डिस्प्ले करना है ऑर्डर का, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना है, कंप्लेंट के बारे में बताना है। लेकिन कंपनसेशन टू अक्यूज्ड जो है, प्रोवाइड देखो यहां पे दो गड़बड़ चीजें हैं। क्या कंपनसेशन अक्यूज को दिया जाता है? नहीं, कंपनसेशन किसको मिलेगा? कंपनसेशन विक्टिम को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कंपनसेशन है वो अक्यूज से लेकर दिया जाता है। सेक्शन 19 मेंशंस एम्प्लॉयर्स ड्यूटीज, कंपनसेशन बाय अक्यूज नॉट एम्प्लॉयर। वो अक्यूज कंपनसेशन पे करता है, एम्प्लॉयर नहीं। यस, और इवन इफ अगर विक्टिम होता तो भी एक सही नहीं होता, क्योंकि यहां पे कंपनसेशन कौन पे करता है? कौन पे करता है सर? अक्यूज करता है। ये किसके बारे में बता रहा है? ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी के बारे में बोल रहा है। दोनों परिस्थिति में गलत होता। ठीक है, यस, ओवर कॉन्फिडेंस में जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इन केस ऑफ रिपीट एंड नॉन कंप्लायंस बाय एम्प्लॉयर विद आईसीसी रिकमेंडेशंस, द अक्यूज्ड इज इम्प्रिजन्ड, द लोकल कमिटी इज डिसॉल्व्ड, पेनाल्टी फॉर 50,000 इज इम्पोज्ड, एफआईआर इज फाइल्ड ऑटोमेटिकली। चलो जल्दी से बताओ क्या किया जाता है? सबको लगा यहां पे कि गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्राई करो। क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बात है, 50,000 तक की पेनाल्टी इंपोज करी जाती है, एब्सोल्युटली। अगला सवाल, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 अलाउज कंसिलिएशन बिफोर इंक्वायरी, कंसिलिएशन इज मैंडेटरी बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। बताओ भाई। पी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपकी सैलरी कितनी है अराउंड? सैलरी तो यार अब क्या बताया जाए, सैलरी वैलरी कहाँ पूछा जाता है, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी कितनी है, यही मैं बोलूंगा। मुझसे स्कूल में कोई पूछता था कि तुम्हारे फादर की सैलरी क्या, मैं मुझे क्या पता, तो मेरे फादर को पता होगा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं। ठीक है, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी, बोथ सॉरी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सर कभी भी बात को ध्यान रखना, कंसिलिएशन जो है वो मैंडेटरी नहीं है। सिचुएशन अगर ऐसी हुई तो कंसिलिएशन करवाया जा सकता है, मे लिखा हुआ है वहां पे। जितने भी लोगों को ए लग रहा है, वापस होश में आओ, पानी पियो थोड़ा सा, क्वेश्चंस को रीड करो। यही गलती लोगों से ज्यादातर होती है। लेंदी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है, हम वर्ड्स को स्किप करने लग जाते हैं। नहीं करना है, हर एक वर्ड को पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, चलो देखो मटर पनीर भी क्या बोल रहे हैं। मटर पनीर बता रहे हैं कि सर बहुत गरीब है, देखो कितना गरीब हूं मैं, दुबला पतला सा, टी शर्ट भी लूज हो रखी है ना, यही सब है।
अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, हाउ लॉन्ग शुड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी बी मेंटेन्ड? किसी भी कंप्लेंट या इंक्वायरी की जो रिकॉर्ड्स है उसको कितने समय तक मेंटेन किया जाता है पॉश में? 1 साल, 3 साल, 5 साल, या फिर एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स? सर पॉश में होता है कंसिलिएशन? जी हाँ, पॉश में साफ साफ ये बात मेंशन्ड है कि आप कंसिलिएशन करवा सकते हैं अक्यूज्ड और उसके बीच, विक्टिम के बीच, अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज के बीच इतना ज्यादा नहीं है जितना सीवियर ये हो रहा है, तो कंसिलिएशन का ऑप्शन दिया जाता है। मैं समझा नहीं एविद सीकर जी। सर ओएमआर एक साथ करें या साइड बाय साइड? ऑप्शन नंबर डी, यस, एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल है हमारे पास। चलो जेजे एक्ट से अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जेजे एक्ट को डील करना शुरू करते हैं। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड एज 16 से 18 ईयर्स कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट इफ दे कमिट पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस, ट्रैफिक वायलेशन। बताओ भाई क्या करेगा जेजे एक्ट में, तो तुम उसको कर दोगे? आवेश राजपूत जी क्या लिख रहे हो? डी टू डू 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 डू। सर आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर लाइक यू। ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। देखो उसके लिए सैलरी पूछने की जरूरत नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप पहले एक मास्टर डिग्री जरूर करिए, हो सके तो नेट को क्वालिफाई कीजिए, और उसके बाद आप अगर ऑनलाइन में एजुकेशन में ट्राई करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन ट्राई कर सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन ट्राई करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन ट्राई कर सकते हैं। तो हर चीज़ का डिफरेंट पेएबिलिटी होती है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। अभी से आप सैलरी वैलरी सोचेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ फ्यूचर प्लान करने के लिए सैलरी बहुत जरूरी है, बट इट इज़ डिसेंट। मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इट्स डिसेंट सैलरी, आपका जिंदगी गुजारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बिलो 7 years ऑफ ठीक है, ठीक है। हीनियस, वेरी गुड। हीनियस ऑफेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। When which statutory body is responsible for regulating and monitoring adoptions under JJ Act? JJ Act के तहत adoptions को इसमें से कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या लगता है भाई? ठीक है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन करता है यहां पे? ऑप्शन नंबर बी बहुत ही बेसिक सवाल है, सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी, सारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द जेजे एक्ट? जनरल प्रिंसिपल नहीं है इसमें से कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। सेक्शन नंबर 3 में नहीं है, ध्यान रखना। प्लीज सर आप 2x स्पीड में बोलिए। मैं कैसे बोलूं, मेरे लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना 2x स्पीड पे बोल पाना। चलो जल्दी से बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यस, प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर द जेजे एक्ट इज पनिशेबल बाय इंप्रिजनमेंट एंड और फाइन? child giving a child intoxicating liquor or narcotic substances, proving nutritious foods to a child, providing, sending a child to school। अरे यार ये तो बहुत ही खराब क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी अंडर द एक्ट? कंडक्टिंग adoptions, imposing death penalty on child offenders, preliminary assessment of mental and physical capacity of children एज 16 से 18, framing labor policies for children। है ना, ये भी हमें पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कैटेगराइजेस ऑफेंसेस कमिटेड बाय जुवेनाइल्स इनटू हाउ मेनी टाइप्स? अब बता दो कि सर जेजे एक्ट में अगर कोई ऑफेंडर है जो कि कोई ऑफेंस करता है तो उसको कितने टाइप ऑफ कैटेगरी में बांटा गया है? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आरजीएस में। अच्छा, मतलब एक तुम्हें ऐसा दिख गया, अच्छा मतलब बेसिक क्वेश्चन तो तुम्हें लगा ऐसे ही आना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझसे पूछ रहे हैं ओएमआर सीट साथ में भरना चाहिए या आखिर में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना साथ साथ ही भरता जाता हूँ। मतलब मैं अपनी आदत बता रहा हूँ, मैं साथ साथ भरता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो कि आखिरी में भी भरते हैं। दोनों तरीके बहुत सही हैं। मैं साथ में इसलिए भरता जाता हूँ क्योंकि जब मैं आखिरी में भरता हूँ ना तो दिमाग में प्रेशर इतना होता है और वो ना कई बार बहुत गड़बड़ हो जाता है। आपकी आंखों में
इसको हेलुसिनेशन कहेंगे या जो कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार सर्कल ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, आप गलत गलत भर जाते हो। तो ऐसे फ्लो में हो सकता है आप 2-3 गलत भर जाओ, लेकिन आप हर क्वेश्चन के बाद भरते हो तो आपके पास हर बार एक क्रॉस चेक करने का मोशन होता है। लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्पीड अच्छी है। जिनकी स्पीड स्लो है वो आखिर में कर लें, क्योंकि अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपका टाइम बहुत जाता है, लेकिन मेरा उससे दिमाग रिफ्रेश होता रहता है। इसीलिए कितना होता है भाई टाइप्स, जल्दी बता दो कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी 3, वेरी गुड। अगला सवाल, हु अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन अ स्टेट। एक स्टेट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? सर आरजीएस पेपर विल बी टफ ओवरऑल। टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट से टफ के बीच में ही होगा। ठीक है, और ये सब चीजें अभी सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर टफ आना अच्छे एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मत भूलना। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अटेम्प्ट करेंगे इसको। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो केवल पापा मम्मी से वेकेशन की छुट्टी लेने के लिए जा रहे हैं, राजस्थान में उदयपुर और जयपुर और जोधपुर ट्रैवल करने आ रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। आसान आ जाएगा तो वो लोग भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, बट ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट है, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो अगला, अंडर द एक्ट व्हाट इज द पेनल्टी फॉर एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग। अगर आप कभी भी किसी बच्चे को बेगिंग के लिए एम्प्लॉय करते हो, क्या पेनल्टी होगी भाई? 50,000, 1 साल की इंप्रिजनमेंट, 3 साल प्लस फाइन, या फिर 5 साल इंप्रिजनमेंट? चलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम में से अगर कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है जो वेकेशन के लिए जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, आपको हर्ट नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी, यस, अप टू 3 years प्लस फाइन, वेरी गुड। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छे हों। चलो इसका बताओ, व्हाट इज द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर केस डिस्पोजल। अगर जेजे बोर्ड को कोई केस का डिस्पोजल करना है तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 1, 2, 3, 4? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितने मेंबर चाहिए भाई? सी, तुक्का। ठीक है, और मेरी इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो, मतलब पॉसिबल क्या, ये काम तुम्हें करना ही है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, इसमें गलती मत करना। यस करेक्ट, 3 मेंबर्स, वेरी गुड। इसका बता दो, चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनकम्पासेस चिल्ड्रन राइट्स एज पर जेजे एक्ट बैकग्राउंड। चलो भाई, जेजे एक्ट के बैकग्राउंड में अगर आप जाएं, उसका स्टार्टिंग बैकग्राउंड पढ़े, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल रेफर किए गए? 15, 3, 39 ई एफ, आर्टिकल 45, 47, 21, 14 एंड 41, 19 1 है। क्या लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ कितने लोग लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली। चलो, डीवी एक्ट तो हमने कर लिया ना, डोमेस्टिक वायलेंस से तो हमने काफी क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डीवी एक्ट से चलो 1-2 क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। इसको देख लो, अंडर सेक्शन 5 विच राइट मस्ट बी इन्फॉर्म टू एग्रीव्ड पर्सन अपॉन रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट? राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज, राइट टू फाइल कंप्लेंट अंडर आईपीसी, राइट टू फाइल हिंदू, राइट अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलो बताओ भाई, डीवी एक्ट में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती है? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर ए, फ्री लीगल सर्विसेज, जी नहीं, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीजें बताई जाती हैं। अगला, अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 31 इज कंसिडर्ड नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्नाइजेबल बट नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्नाइजेबल बट बेलेबल ऑफेंस। क्या लगता है तुम्हें? यस, वेरी गुड, 5 राइट्स, प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो जल्दी से बताओ। डी डी डी, कहां कहां, कौन से, कहां पे भैया? यस, ऑप्शन नंबर बी, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल। यस, यस, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ब्रीचिंग अ प्रोटेक्शन ऑर्डर? अगर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करते हैं तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? 6 महीने और 10,000, 1 साल और 20,000, 2 साल और 50,000, और या फिर 3 साल? बताइए भाई क्या होगा? सर सही करते करते गलत ऑप्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करो, देखो कहां गलती हो रही है। अब तो इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बट ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी, यस, 1 ईयर इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 ईयर और 20,000 फाइन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ ऑर्डर्स में अ मैजिस्ट्रेट पास अंडर द एक्ट? प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर। अरे यार, ये तो ऑल ऑफ द अबव है, हमें पता है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। If a protection officer willfully fails to discharge duties as directed by a magistrate, they are liable to dismissal, compensation, imprisonment or fine, both, formal warning। बताओ भाई, प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या क्या सजा दी जाती है उसको? ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल वार्निंग दी जाएगी। अच्छा नहीं, वो पुराने वाले का बता रहे हो तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। कम ऑन गाइस, ट्राई, हो जाएगा। यस, इंप्रिजनमेंट एंड फाइन दिया जाता है। याद रखना, कई लोगों को कंपनसेशन लगता है, लेकिन ये गलत जवाब है। द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच पार्ट ऑफ इंडिया? अरे यार, ये पुराना है ना, इसीलिए। चलो, अंडर सेक्शन 12 हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग रिलीफ? अग्रीव्ड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ओनली, फैमिली कोर्ट, एनजीओ, रिप्रेजेंटेटिव ओनली। सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात कर रहा है। सर अब गलत हो रहा है तो टेंशन नहीं हो रही है। ये देखो, प्रथम जी को देखो, सीखो इनसे कि भाई गलत हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, चिल करना है। चलो जल्दी से, क्या होगा? ठीक है, गुड नाइट अमन शर्मा जी, गुड नाइट, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द एक्ट? टू असिस्ट द अग्रीव्ड पर्सन इन ऑब्टेनिंग मेडिकल एड, टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस अंडर आईपीसी, टू इन्फॉर्म द अग्रीव्ड पर्सन ऑफ अ राइट्स, टू इंश्योर द शेल्टर फॉर द विक्टिम। इसमें से कौन सी चीज एक उसकी ड्यूटी नहीं है प्रोटेक्शन ऑफिसर की? क्या लगता है आपको, कौन सी चीज प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है? कौन सी नहीं है? यस, ऑप्शन नंबर बी। भाई वो क्रिमिनल केस खुद क्यों रजिस्टर करेगा, ये तो पुलिस का काम है ना। एब्सोल्युटली। चलो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पे आ जाओ। एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ठीक है, एक्ट कब से इन्फोर्स हुआ है? ये तो बहुत ही बेसिक सा एक्ट है, इस एक्ट को तो 2 बार पलट लेना। देखो, मैं एक बात आरजीएस वालों को जरूर कहूंगा, जितने भी माइनर और लोकल्स है ना, इनको पढ़ लेना यार एक बार। उसका रीजन मैं बस इसीलिए बोल रहा हूँ, इतना फोर्स तुम्हें कर रहा हूँ, क्योंकि माइनर और लोकल से ना क्वेश्चंस आएंगे, और आरजीएस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को स्किप कर देगा, वो पूछेगा, एक एक क्वेश्चन ही पूछ दिया। लेकिन अगर तुमने लैंग्वेज और हिंदी के, अच्छा मैंने ये तो बताया नहीं, लैंग्वेज और हिंदी वाला प्लीज कल रिवाइज करना, प्लीज रिवाइज करना। आखिरी में एक बार एंटोनिम और सिनोनिम की जो भी तुमने लिस्ट बनाई है उसको एक बार रेफर कर लेना, कुछ एमसीक्यूज मिल जाए सॉल्व कर लेना, क्या पता वहीं से आ जाए। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारे 22-25 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन एग्जाम में अगर उससे गलत हो रहे हैं, उससे कम सही हो रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सर, क्लास कब तक चलेगी? बस अभी आधे घंटे और, खत्म कर देंगे, ठीक है, चिंता ना करें आप। अच्छा 12:30 बज गए, मुझे लगा 12:30 नहीं बजे। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। गाइस कोई जवाब देके बता सकता है क्या? यस, 2 अक्टूबर 1986। वेरी गुड। क्या पूछा जाए तुमसे इसमें? चलो, विच सेक्शन डिफाइंस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया गया है? अच्छा हाँ, 1987 होगा, ठीक, सॉरी। कल बाइक राइड करके जयपुर जाने का है, मौसम मस्त है। अरे भाई ठीक है, मैं ना तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसको रेफर कर लेना। मैं तुम्हें छोटा सा किस्सा बताता हूं। मेरे एक सीनियर है, उनका एमपी जुडिशरी में एग्जाम था, उनकी तैयारी ऐसी थी ना कि उनका पेपर निकलना ही था, 100% क्वालिफाई होना था पेपर। उन्होंने गलती बताई क्या करी, उनका कल सुबह मेंस है, सुबह के 10 बजे, उन्होंने आज रात को ट्रेन पकड़ी, जहां से भी उनको आना था। वो गलती से उनको शायद 4 बजे उनकी ट्रेन को पहुंचना था, उनका शायद जबलपुर सेंटर था। वो 4 बजे, ठीक 3:30 बजे उनकी आंख लग गई। पूरी रात जगह रहे कि जगह रहना है, कहीं निकल ना जाए। 3:30 बजे सो गए, जब उठे तो जबलपुर से 2 स्टेशन आगे थे। अगली ट्रेन जो थी वो रात को सुबह के 8 बजे थी, और वो किसी भी हाल में उनको जबलपुर नहीं पहुंचा रही थी 10 बजे। उनको एक मालगाड़ी मिली, उस मालगाड़ी के गार्ड के सामने वो बैठ के रोए और बोला मुझे प्लीज छोड़ दो। वो गार्ड ने उनको जगह दी, और उसके बाद उसके क्या हुआ, गुड्स ट्रेन ने उनको जबलपुर स्टेशन उतारा। जब तक वो सेंटर पहुंचे तब तक ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो चुका था। बहुत रोने गिड़गिड़ाने के बाद उनको अंदर जगह दी, और उनका उसी एक पेपर, जो वो पेपर उनका खराब हुआ, उसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है,
तो इसीलिए मैंने इतनी लंबी कहानी क्यों बताई। कोई बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो ध्यान रखना आते वक्त पार्टी करना, आते वक्त थोड़ा चिल करना, हो सके तो पहले निकल जाओ, सही सेफ टाइम पहुंच जाओ। और एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर मेंटली आप थके हुए हैं तो आप अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। पूजा जी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी तक टाइम आपके हाथ से निकला नहीं है। ये तो माइनर छोटे छोटे लॉज हैं, 10-10 सेक्शन हैं इनमें, इनको उठाइए, बैठ के पढ़ के खत्म कर दीजिए सोने से पहले। कौन सी बड़ी बात हो गई, बिल्कुल इसमें पैनिक नहीं करना है। ठीक है, 2C इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्ट प्रोहिबिट अंडर, ये तो यार हमें पता है, पब्लिकेशन ऑफ फील्ड रिलीजियस प्राइवेट, ठीक है हटाओ, ये हमें पता है। Section 4 prohibits which of the following? Films only, advertisement only, books, pamphlet, publication with indecent representation, public speeches. किसको Section 4 prohibit करता है? सर ऐसी बातें मत करो। अरे यार मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं, मैं बस तुम्हें एक डायरेक्शन दे रहा था। ये बात तुम्हें खुद फील हो, उससे बेहतर है कि मैंने वार्निंग दे दी। अच्छी बात है ना? ठीक है, मैं भी एक प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहा था। मैं चलो पहले इसका जवाब देते चलो। ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं भी ना एक प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 4? एड्स इन मैगजीन्स, मटेरियल्स यूज्ड फॉर रिलीजियस और पब्लिक गुड्स पर्पस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स ओनली, ऑनलाइन पोस्ट। तो मैं उस एग्जाम को देने जा रहा था। मैं और मेरे साथ एक और मेरे सीनियर थे और एक और हमारे सीनियर थे। तो हम 3 लोग थे और एक ड्राइवर था जो हमें लेके जा रहा था। 300 किलोमीटर बाई रोड जाना था बलिनो से। तो एक ड्राइवर था, उस ड्राइवर को हम लोग सुबह 3 बजे निकल गए। वो ड्राइवर को दिखता ही नहीं है, हमें बाद में पता चला उस ड्राइवर को रात में नहीं दिखता था। वो 3-4 बार बम्पर में गाड़ी को ठोकते ठोकते बचा। तो उस दिन मैंने बोला आ जाइए आप बगल में बैठिए। फिर मैं वो 300 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी ड्राइव करके गया, एग्जाम दिया और वापस आए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 58B, अरे बहुत बढ़िया। मटेरियल्स यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड पब्लिक गुड पर्पस, बहुत ही शानदार। Who may enter and search premises under Section 5? Section 5 में कौन कौन सर्च कर सकता है? पुलिस ऑफिसर, लोकल ऑफिशियल, गजेटेड ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट ओनली? नहीं, कल मैं लाइव आऊंगा, आपसे बात करूंगा, चिंता मत करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जो गाड़ी चला के गया था ना, तो मतलब पेपर सबका अच्छा हुआ, लेकिन मेरे साथ वाले जो थे ना उनका रैंक 1 आया। इतनी अच्छी गाड़ी चलाई मैंने। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई मैं और कुछ बनूं ना बनूं, ड्राइवर अच्छा बन सकता हूं। वैसे भी मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। ऑप्शन नंबर सी, यस एनी गजेटेड ऑफिसर, करेक्ट बात है। कैन अ गजेटेड ऑफिसर एंटर अ प्राइवेट ड्वेलिंग विदाउट अ वारंट? यस, नो नीड्स वारंट, यस इफ पब्लिक इंटरेस्ट, नो रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछ रहा है। चलो जल्दी से। सर डर लग रहा है, डरने की क्या जरूरत है यार, ये मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं यार, ये मेमोरीज हैं, याद करोगे तुम। थैंक यू सो मच अर्चना जी, थैंक यू सो मच। सर तभी आप जज नहीं बन पाए, वो जजशिप का एग्जाम भी नहीं था समृद्धि, वो जजशिप का एग्जाम भी नहीं था, वो दूसरी चीज का एग्जाम था। उससे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ठीक है चलो, नीड्स वारंट, यस उसको वारंट की जरूरत पड़ेगी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फर्स्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 और 4? अगर सेक्शन नंबर 3 और 4 के तहत कोई पहली बार पेनल्टी देता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में, तो उसको कितनी पेनल्टी दी जा सकती है? हाँ, माइनर लॉ से आपको बहुत ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत वो घुमाने की कोशिश करेगा भी तो घुमा नहीं पाएगा। अरे भाई क्यों डर लग रहा है, इसमें ऐसी कोई डरने वाली बात ही नहीं है। यस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगले एक्ट पे आते हैं। ये तो काफी बोरिंग है, इसमें तो तुम सब भी बता सकते हो। पीडीएफ में अभी तुरंत डाल दूंगा, उसको देख लेना। आईटी एक्ट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो आईटी एक्ट को सॉल्व करते हैं, सब कुछ शॉर्ट सॉल्व हो जाएगा। व्हेन डिड द आईटी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स? आईटी एक्ट कब इनफोर्स हुआ? व्हाट डू यू गाइस थिंक, आईटी एक्ट कब इनफोर्स हुआ? क्योंकि हमें आपने पढ़ाया है ना। हाँ मतलब पढ़ाया है, क्या कह रहे हो उसको समझ नहीं पाया। ऑप्शन नंबर सी 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 सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं और रेफर करते चलते हैं। ठीक है चलो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट 2000 इज टू रेगुलेट बैंक्स, प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ई ट्रांजैक्शन, सेट इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, गवर्निंग रिलेशंस। ये हमें पता है, ये भी बड़ा बेसिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगा।
चलो, विच सेक्शन प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर हैकिंग? हैकिंग का वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बार बार पूछा, आपकी बार वापस पूछ रहा हूं। हैकिंग वाला बहुत जगह पे रिपीट हुआ है, मैंने कई क्वेश्चंस में देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेफर करना। ठीक है, चलो, हैकिंग का सेक्शन कौन सा है भाई? अच्छा, तो हम इसीलिए क्वेश्चंस देख के नहीं घूमेंगे, ऐसा कह रही हूं सर? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। सर शिवांगी जी, आपने क्या पूछा है, मैंने देखा नहीं सर। ऐसे ही क्वेश्चन एमपीसीजे में आते हैं। हाँ, एमपीसीजे में भी नियर अबाउट सेम है। एमपीसीजे ना अभी ट्रांजिशन के फेज में है। एमपीसीजे अपना लेवल दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज वाला करना चाह रहा है, क्योंकि लास्ट जो एमपीसीजे का पेपर हुआ था उसमें उसने अपना लेवल बहुत हाई कर दिया था। तो अभी अगला जो एमपीसीजे का एग्जाम होगा उसको देख के हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअल में वो गलती हुई थी एमपीसीजे से, या एमपीसीजे धीरे धीरे अपना लेवल अप करना चाह रहा है। क्योंकि एमपीसीजे को भी ये बात समझ में, इनफैक्ट सारे स्टेट जुडिशरीज को ये बात समझ में आ रही है, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद एप्लीकेंट्स का नंबर ड्रॉप होगा। तो एप्लीकेंट्स का नंबर अगर ड्रॉप होगा, उसमें वो पेपर भी बहुत ज्यादा टफ बना देंगे, तो क्वालिटी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि एक्चुअल में क्वालिटी ना मिल पाए। तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बाकी चीजें हमें खुद पता चल जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 66 है, 69A नहीं है, ध्यान रखना अगर किसी को लग रहा है तो। ठीक है, यस, सेक्शन नंबर 66 है। चलो अगला, अंडर सेक्शन 43 व्हाट इज द मैक्सिमम सिविल लाइबिलिटी टू डैमेज टू कंप्यूटर्स? मैक्सिमम सिविल लाइबिलिटी कितने की है? 50 लाख, 1 करोड़, 75 लाख, 5 करोड़? क्या लगता है आपको? मैक्सिमम सिविल लाइबिलिटी कितने की होगी गाइस? उफ, किसी को कुछ नहीं कहना है? मैक्सिमम सिविल लाइबिलिटी कितने की होगी भाई? सर सबसे इजी, अरे उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसका जवाब दो। यस, इट वुड बी 1 CR। ठीक है, मुझसे कोई पूछ रहा है कि सर सबसे आसान स्टेट का एग्जाम कौन सा है? देखो, स्टेट का एग्जाम ना प्रीलिम से कई लोग काउंट करते हैं, लेकिन मैं मेंस को भी कंसिडरेशन पे रखता हूं। और अभी के हिसाब से देखा जाए, अभी प्रेजेंट में वहां पे भी चेंजेस होने की तैयारी है, तो छत्तीसगढ़ का प्रीलिम सबसे आसान है। मतलब छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों बहुत आसान है, क्योंकि मेंस में केवल जजमेंट राइटिंग आती है और ट्रांसलेशन आता है, और कोई पेपर नहीं है उसका मतलब जिसमें आप बाकी चीजों को रेफर करेंगे। तो आई प्रेफर दैट छत्तीसगढ़ जुडिशरी इज द इजीएस्ट। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A ऑन ऑफेंसिव मैसेजेस? 66A को इंट्रोड्यूस करने वाला आईटी का कौन सा अमेंडमेंट था भाई? हे सर, मैंने चलने की तैयारी कर ली है जयपुर, बहुत ही बढ़िया, हैप्पी जर्नी टू ऑल। अरे यार, मैं ये भी बोल दूं हैप्पी जर्नी टू ऑल, कल जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करना अगर आपका कोई फ्रेंड, भाई बहन, मम्मी पापा में से कोई आपके साथ चले, पैनिक नहीं करोगे, थोड़ा रिलैक्स रहोगे। लेकिन अगर वो ऐसे व्यक्ति हैं, यानी कि मम्मी पापा हैं या भाई बहन हैं, जो कि यार फ्रेंड है, जो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, होते हैं ना कई लोग कि जिनके छोटे भाई बहन ही बहुत प्रेशर है कि बेटा जज बन जाना वरना पापा बहुत मारेंगे, तो ऐसे लोगों को कोशिश करना कि ट्रेन में ही छोड़ दें या फिर लेके ही ना जाएं, बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट हैं। इसका सही बात है ऑप्शन नंबर बी, 2008। ठीक है, वेरी गुड। चलो, ओ एक सेकेंड, विच प्रोविजन डिफाइन साइबर टेररिज्म विद पेनाल्टी ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट? लाइफ इंप्रिजनमेंट की, साइबर टेररिज्म की पेनाल्टी 66A, F, A या 69, कौन देता है? ठीक है, मम्मी पापा दोनों ही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अननेसेसरी प्रेशर हो तो दोनों की आपस में लड़ाई करवा देना, मजाक कर रहा हूं। सर अब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना पढ़ाओ, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। तुम्हें एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं, टीना दाबी को सब लोग जानते होंगे। टीना दाबी यूपीएससी की टॉपर नहीं थी, 2015 की ऑल इंडिया रैंक 1 आया था उनका, आईएएस बनी थी। उन्होंने जब अपना मेंस एग्जाम दिया था, तो एक फैकल्टी है, उन फैकल्टी को उन्होंने ये बोला था कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेंस मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन अगले साल मैं सेलेक्ट होकर पक्का आऊंगी। और उसी साल उनका सिलेक्शन हुआ, और कौन सी रैंक आई? 1। मतलब कि पेपर खराब तो छोड़ो, इतना अच्छा हुआ कि कोई उनसे अच्छा नहीं लिख पाया। और मेंस के ऊपर ही पूरी रैंक डिपेंड करती है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक है, हर किसी को लगता है कि पेपर अब अच्छा नहीं होगा।
सर मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन है, कल क्लास कितने बजे होगी मैं कल ही इन्फॉर्म करूंगा टेलीग्राम में, अभी मैं नहीं बता सकता। 66F इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो। Which section was struck down by Supreme Court in the unconstitutional by Shreya Singhal versus Shreya Singhal 2015 के केस में कौन से सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था? हमारे जीवन साथी आ रहे हैं साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से, तुम लोग मजाक मस्ती के मूड में ज्यादा हो गए, ये सब कल करेंगे, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, 12:30 बज गए हैं। सर मैं अभी तक मैंने इतनी दिनों से बहुत सारी बुक्स नोटबुक्स रखी हुई थी, आज बहुत दिन डर लग रहा है। कोई बात नहीं समृद्धि, होता है, ये सबके साथ होता है। बहुत से आप में से कितने लोगों का पहला अटेम्प्ट है जुडिशरी का? ये मेरे को एक बार बताना जरा, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 66A 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 66A। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसका जवाब दे दो। विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट साइबर ऑफेंसेस अंडर द आईटी एक्ट 2000? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। मेरा 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 ठीक है, बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। आप में से जितने भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स है ना, इस बात का ध्यान रखना, कल अगर कुछ करना चाहो ना तो जो आपका एग्जाम का टाइम है 10 से 12 वाला ना, उसमें अपने आप को कोशिश करना है कि तुम जगे हुए हो और उस समय तुम पढ़ रहे हो, अपने आप को रिवाइज कर रहे हो या एमसीक्यू लगा रहे हो। कल बस 10 से 12 बैठ के एक सेट लगा लेना और उसके बाद मत लगाना तो भी चलेगा, रिवीजन कर लेना चलेगा, ठीक है। लेकिन एक बार कर लेना, वो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। और जाने से पहले एक बात मैं देखो 100% बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक बात मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ, ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप से इसको रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं किया अटेम्प्ट क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, अभी तुरंत मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, उसको रेफर कर लेना। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स हैं या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया लेकिन आपका अटेम्प्ट सही नहीं गया है, तो कल जो आपका एग्जाम का प्रीलिम्स का टाइम है, उस टाइम पे आप अपने पेपर के साथ बैठे हो और उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, यह है पहली चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आरजेएस का ही कोई प्रीवियस ईयर पेपर जो तुमने सॉल्व ना किया हो, या तो उसको कर लो, या फिर लास्ट 2 साल के आरजेएस के पेपर्स को ना प्लीज पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, सॉल्व मत करना, पढ़ लेना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? क्योंकि आरजेएस का लास्ट ईयर का जो पेपर था वो लेंदी था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब उस पेपर के लेंदी होने के कारण अगर आपके दिमाग में ये बात रजिस्टर्ड नहीं है ना कि पेपर की क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट लंबे आएंगे, क्वेश्चंस में डिटेल्स बहुत ज्यादा होंगी, शब्दों पे नोटिस करना है, तो उस दिन जब तुम पेपर देने बैठोगे ना तो तुम्हारा दिमाग पैनिक में चला जाएगा। और ये सबके साथ होता है जो पहली बार एग्जाम देने जाता है कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही था, मुझे लगा था वन। अब जैसे यहां पे तुम 1 लाइनर क्वेश्चन कर लो, हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे, बस उस क्वेश्चन के ना अंदर 3 लाइन और ऐड कर दे, श्रेया सिंघल का पूरा साइटेशन दे दे, उसके बाद उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मेंशन कर दे उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही होगा लेकिन डिटेल ज्यादा मेंशन कर दी, तुम इतने पैनिक में चले जाओगे कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक करके 2 4 5 क्वेश्चन गलत कर दोगे, और उतना सफिशिएंट होता है तुम्हारे अटेम्प्ट को खराब करने के लिए। इसीलिए कल एक बार पेपर को पढ़ के जाना, कुछ मत करना, केवल पढ़ के जाना, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, ठीक है। अरे यार पता नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं। देखो मैं सिंपल सी बात तुम्हें कह रहा हूं, अरे यार केवल बेयर एक्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, खुद के बनाए नोट्स ही लेके जाओ, ट्रैवलिंग में कितना ही पढ़ लोगे सारी बेयर एक्ट से, ठीक है। लेकिन रेफरेंस के लिए चाहो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लोकल लॉज के ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, उनको रख लो बेयर एक्ट को। इतना ज्यादा बुक के साथ ट्रैवल करना मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ, दिमाग शांत रहना चाहिए। जर्नी के समय अपने आसपास पॉजिटिविटी देखो, है ना, बाहर अच्छा व्यू देखो, ये प्लान करो कि एग्जाम जब दे के आओगे। अच्छा एक और मेरी मतलब हिदायत सुन लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए काम करेगी, मैं कल इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इन केस मान के चलो तुम एग्जाम में बैठे और तुम्हारे लाइन से 5 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, होगा ऐसा, हो सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी कि 5 क्वेश्चन लगातार तुम्हें नहीं आते, क्या करोगे? 5 क्वेश्चन को लिया, 6वां क्वेश्चन भी छोड़ा, आखिरी पेज पे चले जाना। बात समझ में आ रही है? एक बार पूरे पेपर को पलट के देख लेना ताकि तुम्हें ओवरव्यू मिल जाए, कहां पे कौन सा क्वेश्चन है, मैपिंग हो जाए। जहां पे तुम्हें लगे कि पूरा का पूरा पैनिक नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग को शांत करके आगे बढ़ जाना। अगर तुम्हें शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन, मान लो पहले 5 ही क्वेश्चन नहीं आते, स्किप, सीधे कहां चले गए? इंग्लिश को सॉल्व करने चले गए कि चलो वो हो जाएगा हमसे, या जो माइनर लॉज आते हैं वो कर लिया, या जो क्वेश्चन पहले आते हैं उसको सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका यह है कि पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, यानी कि वो क्वेश्चन जो श्योर शॉर्ट आपको आते हैं, फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें 50-50 का चांस है, और आखिर में उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें आदमी वाइल्ड हो रखा है, यानी कि मतलब इसमें या तो मैं हूं या तो वो क्वेश्चन
सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन है। तो कई लोग प्रायोरिटी को ऐसे सेट करके सॉल्व करते हैं, आपको जो प्रायोरिटी वर्क करती है करो, मैं तो कभी कोई प्रायोरिटी नहीं बताता हूं, कई हर किसी के क्वेश्चन सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इन केस जाते ही पहले 5 क्वेश्चन गलत हो गए, इस पे स्विच कर जाना। और मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं, आउट ऑफ 100 कम से कम तुम्हें देखने को मिलेंगे ऐसे 30 से 40 क्वेश्चंस जो तुम्हें 100% श्योर शॉट आते होंगे, आते ही होंगे। समझ में आ गई बात? इसमें से थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो 20 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो कौन से हैं जिसमें तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम सही आंसर ढूंढ लोगे, क्योंकि तुमने कभी ना कभी तो गुजरोगे, यहाँ 1000 क्वेश्चन हुए, इतने एमसीक्यूज हुए, इतनी पढ़ाई करी है तुमने कहीं ना कहीं से। और ये जो वाइल्ड गेसेस है ना, इसमें तुम्हें बस थोड़ा सा सही अटेम्प्ट मारना है, अगर तुक्का भी मारोगे तो सही कर लोगे, चीजें सही हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सर प्लीज से समथिंग फनी, एंजाइटी हो रही है। देखो ये तो तुमने मुझे प्रेशर पे डाल दिया, तो आईएएस के इंटरव्यू जैसा है कि कुछ फनी जोक मारिए। कहां से जोक मार दे भाई, क्या जोक मारूं मैं? बस यही कह सकता हूं कि अगर इन केस तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा पेपर सही नहीं जा रहा है तो जस्ट इमेजिन कर लेना कि प्रांजल सर जो है वो डॉक्टर हाथी को पटक पटक के मारेंगे, समथिंग लाइक दैट, है ना? चलो सर आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी है, ठीक है। देखो अच्छा हाँ, एक और बात, अभी जो तुमने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी है, ये क्लासेस इसलिए नहीं है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, इस एरिया से क्वेश्चन आएंगे, इस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने इस दिमाग में क्लैरिटी लेके जाना कि तुमने जो पढ़ा है, जब कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस आए कि ये क्वेश्चन नहीं आता, तो तुम्हें रेफरेंस में क्या लेना है कि मैंने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। बार बार ये मत थॉट प्रोसेस में डालना कि ये मैंने क्वेश्चन किया होगा, ये मैंने क्वेश्चन किया होगा, नहीं। अब ये तुम्हें बहुत सिली बात लग सकती है, लेकिन जब तुम एग्जाम देने बैठोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें किक इन करती हैं, ये बात तुम्हें हेल्प करती है। दूसरी एक और मेरी बात ध्यान रखना, इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, आप में से जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये उनका पहला वीडियो है, आज तक कभी पढ़ाई नहीं करी है, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम हॉल में ऐसा लगे कि मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मैं खुद भी एग्जामिनर हूं, तो भी मैं इसमें से खुद को 20 में 0 दूंगा, ऐसी परिस्थिति है, तो खुद को 5 मिनट के लिए रोक देना, पानी पी लेना, और पानी पीने के बाद केवल 5 मिनट के लिए सोचना कि इस एग्जाम के खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगा। मैं बाहर जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा, कोई बात नहीं, एक एग्जाम खराब हुआ, अगली बार निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, और उसके बाद वापस पेपर देना शुरू कर देना, ठीक है? पैनिक में बिल्कुल मत आना। सारे लोगों का जिनका भी पेपर खराब होता है वो पैनिक से ही होता है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। थैंक यू सो मच मनीषा जी। चलो बहुत बढ़िया, मेरी तो एग्जाम भी नहीं है फिर भी क्लास ले रही हूं। छत्तीसगढ़ सिविल जज की क्लास अगस्त में शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ सिविल जज तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मिल गया है, दूसरे एग्जाम के साथ क्लैश भी नहीं है। चलो सर और भी क्वेश्चन बाकी है कि नहीं? क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस बचे हुए पीडीएफ में, अभी तुरंत टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो तो गाइज मेरी तरफ से इतना ही था। कल हम डेफिनेटली मिलेंगे, कल हम कुछ स्टडी मटेरियल्स को भी रेफर करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका अपना पीस ऑफ माइंड जरूरी है। अब 1 बज चुके हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। कल 10 से 12 बैठ के एक मॉक लगाना, आरजीएस के पुराने पेपर को देख लेना, खुद के लिखे हुए अपने हाथों से जो लिखा है उसको पढ़ के जरूर जाना, बाकी सारी चीजें अच्छी है। जो भी ट्रैवल कर रहे हैं आप, मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी, और याद रखना अगर एक अच्छा अटेम्प्ट देना है तो एक अच्छी नींद पूरी होना बहुत जरूरी है ना? और अपने तुम्हारे जो भी नुस्खे वुस्खे हो वो कर लेना, ठीक है? चलो तो प्रांजल सिंह अकेडमी पे तुरंत आ जाओ, अभी तुरंत ये पहली पीडीएफ डाल रहा हूं, उसको रेफर कर लेना। उसके साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना, 28,499 में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, पीएस मेरा कोड है, इस कोड को लगाने से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जुलाई 26 इसकी लास्ट डेट है, इसको मिस मत करना। आइकॉनिक प्रो भी हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, जहां आप हम में से किसी भी एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटर बना सकते हैं। गोल्डन चांस भाई, आपके लिए इससे बेहतर बात नहीं हो सकती कि आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली टच में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जीजीएस मेंस वालों के साथ अभी मैंने एक रीसेंट चेंज किया है, वो मैं आगे बताऊंगा, जहां पे मैं ये चीजें कर रहा हूं। अभी नीचे कमेंट सेक्शन में कोई जीजीएस मेंस के बारे में भी पूछ रहा था, जीजीएस मेंस की क्लासेस एप्लीकेशन पे तो चली रही हैं, आपके लिए यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस आ जाएंगे। ₹1 में हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो मिल रही है आपको, किस चीज की सर? वो मिल रही है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की। इसको भी सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लो, राजस्थान वाले अब आखिरी मौका है, यूज करना चाहो तो कर लो। और उसके साथ साथ हमारी जज्बा बैच ऑलरेडी लाइव है, इनकेस अगर कोई पूछ रहा हो कि इस वक्त हम कौन सी सब्सक्राइब को बैच को सब्सक्राइब करके आ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आती ही नहीं है, क्या नहीं आता भाई? उत्तराखंड क्लास नेक्स्ट, उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। चलो
एनी टाइम गाइज, एनी टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से जाओ, अच्छे से एग्जाम दो। और अभी तो सावन वावन चल रहा है, वरना नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो भाई राजस्थान का खाना ट्राई करना। राजस्थान, देखो मैं तुम्हें राजस्थान के बारे में कुछ डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, जो लोग ट्रैवल करके राजस्थान जा रहे हैं। राजस्थान के खाने में मिर्च बहुत ज्यादा होती है, तो खाना अच्छे से ऑर्डर करना। अगर एक दिन पहले पहुंच गए तो, है ना। भिंडी फ्राई जैसा खाना मत मंगाना, क्योंकि मैंने एक बार भिंडी फ्राई मंगाया था, इतना भिंडी फ्राई था और इतनी हरी मिर्च निकली थी, बराबर थी दोनों। तो उस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, राजस्थान बहुत खूबसूरत जगह है, उस जगह को घूमना जरूर, एक्सपीरियंस जरूर करना, दिमाग को ठंडा रखना। एग्जाम से पहले नहीं, लेकिन एग्जाम के बाद ट्रैवल करना बिल्कुल मत भूलना। जिस भी शहर तुम जा रहे हो, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सब बहुत खूबसूरत है। उसके साथ साथ तीसरी अच्छी बात, अच्छी अच्छी फोटो खींचना। मेमोरीज है तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा। जब तुम जज बनोगे तो तुम दिखा पाओगे ना, एक फोटो होनी चाहिए कि मैं ये वाला अटेम्प्ट देने यहाँ गया था, इस शहर में मैं यहाँ घूमा था। अच्छे दोस्त बनाना, अच्छा सर्कल क्रिएट करना। तुम्हारे सेंटर पे जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, कोशिश करना उनसे बात करो। हो सकता है तुम्हारे बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो किसी एग्जाम का, या हो सकता है अगले अटेम्प्ट में भी वो देने जा रहा हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम वैकेंसी के बारे में तुम्हें बता दे। तो अच्छे कनेक्शंस भी बनाना वहां जरूरी है, ये तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा। लोकल लोगों से बातचीत हमेशा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें तो हम कर ही लेंगे। चलो, महामैराथन की पीडीएफ मिल जाएगी, महामैराथन की पीडीएफ कल सुबह आ जाएगी। सर आपका टूथ कैसा है? आज तो काफी बेहतर है, कल काफी ज्यादा था, आज नहीं है। भिंडी मुझे भी अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब आप जज बनोगे तो अपने घर पे इनवाइट करना, मैं खाने आऊंगा। 1000 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, मैंने आप लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं करी है। हाँ, मैं 1000 वाली पीडीएफ दे दूंगा। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू ऑल वेरी सून, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ